हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं इस पैनल में। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। विष्णु सर, पहला सवाल आपसे है। सर माइक आपका। सर ऑलमोस्ट 30 साल होने वाले हैं करीब करीब जब जादू सर्जिकल की शुरुआत हुई थी। तो 30 सालों का सफ़र कैसा गुजरा सर? कैसी चुनौतियां रही? और आज 30 साल बाद आप वहां पहुंच पाए हैं जहां 30 साल पहले सपना देखा था कि यहां पहुंचना है। शुरू का सफ़र बहुत संघर्षपूर्ण रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये हमारा सक्सेस चलती गई और आज हम जो जिस स्टेज पे हैं वो जो हमने सोची भी नहीं थी उससे ज़्यादा स्टेज पे हैं। सर आप टेक्निकली बहुत मजबूत हैं। इंजेक्शन जैसा लगना है वैसे ही लगेगा तो काम करेगा। माइक को सर ऐसे पकड़ लीजिए, आवाज़ अच्छी पहुंचेगी। हाँ, जी सर, बोलिए सर। शुरू का सफ़र बहुत संघर्षपूर्ण रहा, जो हर इंडस्ट्री के लिए रहता है। हमारा इंडस्ट्री एक्चुअली लेबर ओरिएंटेड ज़्यादा था और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, तो इस हिसाब से और भी ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन धीरे धीरे हमने ऑटोमेशन की तरफ ध्यान दिया और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया, तो जिस स्टेज पे आज हम हैं उसकी हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कभी। 1993 से सर इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक के सफ़र में चाहूँगी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। 1993 से लेकर अब तक का सफ़र कैसा रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण? नहीं, संघर्ष बहुत अच्छा रहा। संघर्षपूर्ण जरूर था क्योंकि हमारे लिए जो हमारे प्रोडक्ट थे वो एकदम नए थे, तो उनको डेवलप करना बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग और एफर्ट्स वाला काम था। लेकिन धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते गए और आज ये स्टेज है वो हमारे हिसाब से हम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। हमारे साथ जिस पैनल में दोनों मेहमान हैं, एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। दूसरे सामाजिक सेवा में समाज और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। मनीष जी, बहुत से लोग सोचते हैं पैसा कैसे आगे बनाऊं, कैसे बिजनेस आगे बढ़ाऊं, गाड़ी और लंबी हो जाए, घर और चौड़ा हो जाए, बच्चे विदेश में पढ़ें। आप सामाजिक सेवा कर रहे हैं और जाहिर बात है कि बिना दाम कुछ होता नहीं है, तो पैसा भी इसमें खर्च होता है। तो सामाजिक सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, इसकी प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, प्रेरणा की जो बात है तो मानव जन्म है बहुत पुण्यों से मिलता है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी द्वारा स्थापित जैन धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो प्रेरणा तो वहाँ से ऑटोमेटिक आई जाती है। दूसरा, मेरा जो बाल्यकाल है पूरा वो संतों के निश्रा में हुआ है। आचार्य विश्व रत्न सागर जी, नवरत्न सागर जी महाराज साहब, वैराग्य रत्न सागर जी महाराज साहब, तो साधु संतों का और परिवार का ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटक होता है आपके जीवन में। साथ ही मेरा परिवार, मतलब मेरी माता जी जो हैं वो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं। उनके संस्कार, पिता के उपकार, जीवन संगिनी का समर्पण, बच्चों का प्यार और मित्रों के सहयोग से ही मुझे ये सब करने की प्रेरणा मिलती है। सर कोविड काल बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन उस दौरान जब हम लोग सब अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे थे, हम तो नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारा भी कार्य क्षेत्र कुछ ऐसा ही है, लेकिन सर बहुत से लोग नहीं निकल पा रहे थे घर से बाहर, और सही भी था, वो एक तरह से समाज सेवा थी। लेकिन ऐसे दौर में बहुत से परिवारों ने मुश्किलें भी देखी हैं, मुश्किलों का सामना किया है। उन परिवारों को आपने गोद लिया, उनकी मदद की, कैसे संभव हो पाया है सर? देखिए, जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो अहिंसा और जीव और जीर्णोद्धार पर आधारित हैं। कोरोना काल बहुत ही भयावह था, ये आपने हम सब ने देखा है। तो अचानक से ऐसे विचार आया इन सब परिस्थितियों को देखते हुए कि असल में जीवन को सार्थक करने का समय अब आया है। हमें, हमारे परिवार ने यह मिलकर सुनिश्चित किया कि हमें कुछ करना चाहिए। मानव सेवा ही सच्ची प्रभु सेवा है। इसी उक्ति को चरितार्थ करते हुए हमने बहुत सारे बीड़े उठाए, हमारे परिवार ने उठाए। जब वास्तव में कोरोना जो महामारी जो थी वो इतनी भयावह थी और घर से बाहर निकलना मतलब मौत को निमंत्रण देना था। लेकिन घर बैठने से बाकी सब लोगों की समस्या जो हमें सामने दिखी, मुझे सामने दिखी, तो उसमें मैंने सबसे पहले जैन समाज के सहयोग से ये बीड़ा उठाया। हमने 12 किलो की राशन किट, जिसमें 12 किलो सामान था और 15 आइटम थे, मतलब आटा, दाल, शक्कर,
चाय से लेके साबुन शैम्पू तक हमने उसमें रखे, ताकि किसी को भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। उस 500 किट जैन समाज के सहयोग से हमने वितरित की। फिर लगभग 400 किट, ऐसे लगभग 900 किट मैंने स्वयं जाकर, और ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार जो क्या होता है, निम्न वर्ग परिवार को तो बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती, राशन कार्ड होते हैं उनके पास, सरकारी सुविधाएं मिल जाती, बहुत सारी संस्थाएं उनके पास भोजन के पैकेट और राशन के पैकेट ले जाते हैं। पर ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार जो न किसी से बोल सकते हैं न किसी से मांग सकते हैं शर्म के वजह से, तो ऐसे लोगों को हमने हमारे सोर्सेस से 51 परिवार ऐसे ढूंढे जिनको हमारे परिवार ने गोद लिया, और उनको आवश्यक राशन और आवश्यक दवाइयों की हमने वितरित की। इसके बाद जब केंद्र सरकार के कुछ गाइडलाइन आई थी, तो उद्योगों ने बहुत से लोगों को आधा वो करने के चक्कर में, 50% के चक्कर में बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तो उन 51 परिवारों में से 27 परिवार ऐसे चयनित किए जिनको नौकरी से निकाल दिया। तो उनको फिर 1 माह के लिए हमने गोद लिया, और इसीलिए लिया कि ताकि वो 1 महीने के अंदर दूसरी नौकरी ढूंढ सकें, कोई काम धंधा ढूंढ सके। इसके बाद एक दूसरी लहर बहुत ही भयावह थी, बहुत लोग मौत के ग्रास बने उस कोरोना काल में। तो उनको आवश्यक ऑक्सीजन सिलेंडर, इंजेक्शन, दवाइयाँ ये हमने वितरित की। और एक सबसे बड़ी बात ये कि जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गई, उन परिवारों को, ऐसे 21 परिवारों को 3 माह के लिए गोद लिया, कि ताकि धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी वापस पटरी पे आ जाए। तो उनको वापस वही पूरा ज़रूरत का सामान, आवश्यक दवाइयाँ, दूध, गैस सिलेंडर तक भी हमारे परिवार ने वितरित की। बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये देख चुके हैं कि जब कोरोना काल आया था तो उस वक्त समाज सेवी, डॉक्टर्स, नर्सेज, वो लोग जो सर्जिकल का सामान बनाते हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, उन लोगों की छुट्टी नहीं थी। वो लोग अपने काम पे लगे हुए थे ताकि हम लोग सब सुरक्षित रह सकें। हम भी आप तक खबरें पहुंचा रहे थे, हम भी अपने घरों से दूर रहते थे। तो आप तालियां बजा सकते हैं उन सब सुपर हीरोज़ के लिए जिन्होंने हम सब के लिए काम किया। कुछ पर्दे के सामने दिखे, कुछ पर्दे के पीछे थे, लेकिन हम सबका साथ दिया। जाजू सर, जब कोरोना की बात चली है तो उस वक्त बहुत प्रेशर आप पे भी रहा होगा, क्योंकि हमें बहुत तेज़ी से मरीजों के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए थे। ऑक्सीमीटर जो किसी ने नाम नहीं सुना था, वो हर घर की ज़रूरत बन गया था उस वक्त। हर कोई अपना ऑक्सीजन लेवल नापना चाहता था, SO2 नापना चाहता था, जिसको कभी कोई मार्केट में ढूंढता नहीं था, अब वो हर घर के लिए चाहिए था। तो ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जा सकें, और बाकी भी, सिर्फ ऑक्सीजन मीटर क्यों, और संसाधन उतने ही है, मैनफोर्स उतनी ही है। तो कैसे आपके पास वो प्रेशर डील करने, कैसे आपने प्रेशर डील किया, क्योंकि उस वक्त बहुत मांग बढ़ गई होगी हर चीज़ की। कोरोना सब लोगों के लिए बहुत क्रूशियल पीरियड था, और फार्मा के लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जो प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई अपन उस कैपेसिटी में कर सक नहीं रहे थे। तो अभी सब जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेट हम इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जी, हेलो हेलो सर, आप बोलिए सर। जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेट हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमने इंपोर्ट किए 200 पीस और आए हैं 50 पीस, बाई एयर मंगाया। लेकिन अब लोगों की डिमांड इतनी थी कि हम किसको देवें किसको नहीं देवें। कई संस्थाएं थी, उनको हमने कंफर्म किया था, कई हॉस्पिटल्स को हमने कंफर्म किया, लेकिन अब हमारे पास लिमिटेशंस थी सप्लाई करने की, तो बहुत लोगों से सुनना पड़ा। लेकिन फिर भी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास हमारे सप्लायर ने बहुत अच्छा सप्लाई किया, फैक्ट्री में अच्छा प्रोडक्शन। जाहिर तौर पर सर, सप्लाई जो अच्छे से किया, जो बेहतर काम किया सर, वो सब सुन पाए, इसलिए चाहूंगी माइक को थोड़ा सा तो सर थोड़ा नीचे हो सकता है। तो हमारे पास प्रोडक्शन, फैक्ट्री में प्रोडक्शन लेना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम था कोरोना पीरियड में, क्योंकि कोरोना पीरियड में लेबर का आना, रॉ मटेरियल का आना, फिर सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट संस्थाओं की तरफ से हमको अच्छा सपोर्ट मिला और हमने बहुत अच्छी तरह सब जगह सप्लाई किया। प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाते हैं हम सर जाजू सर्जिकल्स में, और कहाँ कहाँ उनकी सप्लाई होती है? हमारा सर्जिकल ट्रेसिंग और डिस्पोजेबल्स का है।
अभी हम लोग होम प्रोडक्ट्स में जैसे न्यूबुलाइजर, थर्मामीटर, इनमें भी प्रोडक्ट में जा रहे हैं। और हमारा थ्रू आउट इंडिया सब जगह सप्लाई है, फॉरेन में सप्लाई है। हम लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कंसंट्रेट कर रहे हैं। मनीष सर, सवाल मेरा आपसे है। एक बहुत अलग चीज़ ये सीड बॉल के प्रति आप अगर पर्यावरण को बचाना है तो उसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन सीड बॉल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं भी समझना चाहूँगी। क्या वो कारगर है सर? क्या वो सचमुच कारगर है, काम करता हाँ, है? बिल्कुल कारगर है। 60 से 70% उसका सक्सेस रेट है। एक्चुअल में होता है ये है कि आमतौर पर जो पौधारोपण होता है तो उसमें पानी डालना पड़ता है, उसका रखरखाव करना पड़ता है, जाली लगाना पड़ती है। तो कुछ सालों पहले ये विचार आया, सीड बॉल बहुत जगह पहले से भी आ रहे हैं। तो पहाड़ियों में हेलो जी